हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करेंगे, निवेश फलन की बात करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन या निवेश फलन क्या होता है, फिर इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन या निवेश फलन के प्रकार के बारे में। ये निवेश फलन हमारा दो प्रकार का होता है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिसको स्वायत्त निवेश कहते हैं, दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जिसको प्रेरित निवेश कहते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में या प्रेरित निवेश के अंतर्गत दो बातें मुख्य होती हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, निवेश की औसत प्रवृत्ति और निवेश की सीमांत प्रवृत्ति। यहाँ पे आप लोग इसको सीमांत कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या पूंजी की सीमांत उत्पादकता की हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट से आशय अर्थव्यवस्था में नई पूंजी के सृजन से है, यानी जितने प्रकार के हमारे पास नए सड़कें बनाई जा रही हैं, नए पुल बनाए जा रहे हैं, नए उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, जितनी भी प्रकार की नए सार्वजनिक क्रियाएं की जा रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में नई पूंजी का सृजन हो रहा है, निवेश कहलाता है। तो निवेश से क्या होता है, जो पूंजी परिसंपत्ति होती है उसके स्टॉक में वृद्धि होती है। पूंजी से आशय उन परिसंपत्तियों से है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं और उत्पादन में योगदान देती हैं। तो आइए इसको देखते हैं एक बार पुनः। तो जिससे अर्थव्यवस्था में नई पूंजी का सृजन होता है, निवेश कहलाता है। पूंजी परिसंपत्ति में परिवर्तन निवेश है। चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। यह एक प्रवाह अवधारणा है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए नए प्लांट, बांध, सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शुद्ध विदेशी निवेश, कंपनियों के नए स्टॉक एवं शेयर इत्यादि निवेश के उदाहरण हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर खरीदना क्या इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? तो अगर आप पुराने शेयर खरीद रहे हैं तो जनरली उसे हम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत नहीं मानते हैं, लेकिन जब कंपनी नया शेयर जारी करती है आईपीओ लाकर, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखते हैं। अब निवेश का जो फार्मूला होगा, निवेश या इन्वेस्टमेंट बराबर पूंजी परिसंपत्ति में परिवर्तन, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो इसकी एक सिंपल सी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज नथिंग बट योर इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट को ये पूंजी परिसंपत्ति में परिवर्तन को मापेंगे कैसे? तो हम वित्तीय वर्ष के अंत में जितना भी अर्थव्यवस्था में कैपिटल स्टॉक होगा उसकी गणना कर लेंगे, और वित्तीय वर्ष के शुरुआत में अर्थव्यवस्था में जितना पूंजी स्टॉक होगा उसकी गणना करके दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास पूंजी स्टॉक, मान लेते हैं वित्तीय वर्ष के अंत में 110 इकाई का पूंजी स्टॉक था, और वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उत्पादकों के पास 100 इकाई था। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक या पूंजी परिसंपत्ति में परिवर्तन कितना हो गया, 110 माइनस 100 यानी 10। तो ये जो 10 है यही क्या हो गया, नई पूंजी का सृजन हुआ, इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से लिखते हैं, IT इज इक्वल टू KT माइनस KT माइनस 1। KT क्या है आपका, किसी T वर्ष में कैपिटल स्टॉक की मात्रा माइनस T माइनस 1 वर्ष में कैपिटल स्टॉक की मात्रा, या KT का मतलब वित्तीय वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास कैपिटल स्टॉक, और KT-1 का मतलब
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उत्पादकों के पास कैपिटल स्टॉक की मात्रा, इसको हम लोग IT = डेल्टा KT ही लिखते हैं मैथमेटिकली नोटेशन के रूप में। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के प्रकार के बारे में। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है स्वायत्त निवेश और दूसरा हमारा होता है प्रेरित निवेश। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त निवेश के बारे में। तो ये निवेश जो होता है आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है, यानी लाभ की प्रत्याशा से नहीं किया जाता है। ऐसा इन्वेस्ट एक निश्चित दर से अपने आप किया जाता है। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जनरली सरकार के द्वारा कल्याण में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ऐसा निवेश जो आय के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। जनरली होता क्या है दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट में, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट अधिक होता है, लेकिन यहाँ लाभ हो चाहे ना हो लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका होता रहेगा, यानी आय के परिवर्तन से स्वतंत्र है, यह एक निश्चित दर से होता रहेगा। इस प्रकार का निवेश प्रायः समाज कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसका एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। x एक्सिस पे हमने इनकम या आय को दिखाया है और y एक्सिस पे हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को दिखाया है। ऑटोनोमस या स्वायत्त निवेश को दिखा रहे हैं। तो आय का लेवल अर्थव्यवस्था में चाहे Y1 हो, चाहे Y2 हो, चाहे Y3 हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा स्तर I ही रहेगा। यानी OY1 स्तर पर भी इन्वेस्टमेंट कितना है I, OY2 पर भी OI है और OI3 पर भी OI है। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट लाभ से प्रेरित नहीं होता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया है, अब इस जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उसमें लाभ तो नहीं हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट एक निश्चित अनुपात से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसका कोई सटीक एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप इसी को मान के इसे याद कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या प्रेरित इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ठीक उल्टा होता है। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था वह आय पर निर्भर नहीं कर रहा था। ये यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा प्रेरित निवेश में, ये आय पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे आय बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी और आय घटेगी तो इन्वेस्टमेंट में भी कमी होगी। यानी ये लाभ से प्रेरित होता है। लाभ बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लाभ के घटने पर इन्वेस्टमेंट घटेगा। तो ऐसा निवेश जो आय का फलन होता है। इस प्रकार का निवेश प्रायः आय बढ़ने पर बढ़ता है एवं आय में कमी होने पर घटता है। इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। इधर हम दिखाएंगे इनकम या आय को, इधर दिखाएंगे हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश। तो देखिए जैसे जैसे आय बढ़ेगी इस टाइप का निवेश भी बढ़ता जाता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। जैसे आय का स्तर OY1 है तो इन्वेस्टमेंट, ये जो आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं, या इसको मान लिया हमने I1 Y1, फिर क्या हो जाएगा OY2 आय के स्तर पे ये बढ़कर I2 Y2 हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ जाएगा I3 Y3, यहाँ पर आपका और हो जाएगा I4 Y4। कभी कभी कुछ किताबों में आपको ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का रहेगा वो इस प्रकार से भी डायग्राम मिलेगा। एक्स एक्सिस जिसपे हम लोग इनकम को दिखा रहे हैं और इधर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में, तो ये इस टाइप का भी डायग्राम गया रहेगा आई का।
तो ये जो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट को बता रहा है। ये आपका डिसइन्वेस्टमेंट को बता रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो होगा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट आपका आय बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से भी कुछ किताबों में आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया रहता है, जो कि माइनस से शुरू होता है। अब इसमें हमें दो बातें समझने की जरूरत है। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का मतलब क्या होगा? API बराबर आपका हो जाएगा I/Y। बस आपको बस इतना याद करना है इसमें, यानी कि निवेश की कुल मात्रा और आय की कुल मात्रा का अनुपात हमारा क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है। तो कुल निवेश और आय का अनुपात औसत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है। API जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इक्वल टू I/Y। दूसरा आपका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, सीमांत निवेश प्रवृत्ति, यानी निवेश आय की एक इकाई में परिवर्तन होने पर निवेश की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। यानी अगर आय आपका एक इकाई बढ़ रहा है, एक यूनिट इंक्रीज कर रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है। यही हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट बताता है। निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है, जिसे हम MPI इक्वल टू डेल्टा I/डेल्टा Y कहते हैं। डेल्टा I हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट या निवेश में परिवर्तन, डेल्टा I आपका क्या है? निवेश में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, और डेल्टा Y आपका क्या है? आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुल निवेश। तो कुल निवेश क्या होगा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को जोड़ देने पर हमें कुल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश का योग कुल निवेश कहलाता है। इसका डायग्राम देखा जाए, ये हमारा एक्स एक्सिस, इधर इनकम, इधर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस ये आपका डायग्राम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का है। एक्स एक्सिस पे इनकम और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो इन दोनों डायग्राम को मैं एक साथ बनाता हूं। पहले आपका हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट IA, और ये हो गया आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ID। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ये जो लिखा जाएगा हमारा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट I को बताएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ये थोड़ा सा कठिन है, मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे ही देखते रहिए। तो किसी पूंजी परिसंपत्ति की संपूर्ण जीवन अवधि के दौरान प्राप्त वार्षिक प्रतिफल की दर को पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं।
मतलब आपने कोई एक मशीन खरीदा, मान लेते हैं 10,000 का या 1 लाख का मशीन आपने खरीदा। अब ये 1 लाख का मशीन आपको प्रति वर्ष कितने की इनकम दे रहा है, कितने की आय प्राप्त कर रहे हैं इससे, यही हमारा पूंजी की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 1 लाख की आपने क्या खरीदा है, आपने एक मशीन खरीदा। मशीन क्या होता है, पूंजी परिसंपत्ति होता है, और इससे आपको 10,000 रुपया प्रति वर्ष मिल रहा है। तो इसका जो वार्षिक प्रतिफल है वो क्या हो गया आपका 10,000 बटा 1 लाख गुणे 100, यानी 10% आपको प्रति ईयर पैसा मिल रहा है। यही आपका क्या कहलाता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाता है। इसका अर्थ विनियोग से प्राप्त होने वाली लाभ की अनुमानित दर से है। यानी कि अगर ये जो MEC है ये एक वर्ष ही आपको नहीं मिलता है, यह कोई पूंजी परिसंपत्ति है, तो इसके संपूर्ण जीवन काल से आपको इनकम मिलती रहती है। जैसे ये आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, ये 10 साल तक चल रहा है, तो आप पर ईयर कितना कमा रहे हैं, 10,000। 10,000 गुणे 10 करके आप इसको निकाल सकते हैं। यानी जितना ये जीवन काल में इनकम अर्न कर रहा है उसी का एक्सपेक्टेड रेट हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। के कुरिहारा के शब्दों में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बराबर प्रत्याशित आय बटा पूंजी परिसंपत्ति की कीमत। प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट या प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट। ये कुरिहारा ने इसकी परिभाषा दी हुई है। अब मान लेते हैं इसको हम लोग, इसका जो फार्मूला है उसको डिराइव करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC है, ये मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करती है। एक, पूंजी परिसंपत्ति की प्रत्याशित आय, यानी जब आपने कोई एक मशीन या पूंजी परिसंपत्ति या कैपिटल एसेट खरीदा हुआ है तो ये मशीन आपको अपने पूरे जीवन काल में कितना आय अर्न करके दे रही है, यही क्या कहलाता है, पूंजी परिसंपत्ति की प्रत्याशित आय, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल। दूसरा होता है पूंजी परिसंपत्ति की कीमत, आपने ये परिसंपत्ति कितने की खरीदी हुई है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप इसी के आधार पे हम लोग MEC का फार्मूला निकालेंगे। या MEC आती कैसे है, तो मान लेते हैं जो पूंजीगत साधन है, जो आपने पूंजीगत साधन खरीदा था उसकी कीमत कितना है, C रुपीज है, और पूंजीगत साधन से प्रत्याशित आय R है। अब शुद्ध प्रत्याशित आय कितना होगा, तो R माइनस C, इस R में से हमने C को माइनस कर दिया, यही हमारा क्या हो गया, शुद्ध प्रत्याशित आय हो गया। ये हम 1 वर्ष की अवधि के लिए गणना कर रहे हैं। मतलब कोई मशीन खरीद के लाया, उसकी कीमत C है, 1 वर्ष में वो आय हमारा कितना दे रही है, C दे रही है। तो इस R माइनस C को निकाला तो ये क्या हो गया, हमारा शुद्ध प्रत्याशित आय हो गया। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बराबर शुद्ध प्रत्याशित आय बटा पूंजी साधन की पूर्ति कीमत। तो इस MEC को हम लोग R से डिनोट करेंगे, और हमारा शुद्ध प्रत्याशित आय कितना हो गया, R माइनस C, और पूंजी साधन की पूर्ति कीमत कितना है, C। अब देखिए ये हो जाएगा R बाई C माइनस C बाई C, C बाई C से कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपका R इक्वल टू R माइनस C माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस माइनस 1 को इस साइड लेके आएंगे, R प्लस 1 इज इक्वल टू R बाई C।
अब हम लोग इस C को इस साइड लेके आते हैं R+1। तो ये जो R है यही क्या है, हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी या कैपिटल है। तो ये जो कीन्स का कहना है कि ये R एक रेट ऑफ डिस्काउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट है, बट्टे की दर है जो पूंजी परिसंपत्ति की प्रत्याशित आय को उसके पूर्ति कीमत के बराबर कर देता है। यानी C की जो वैल्यू है वह ऐसी है, सॉरी ये R की वैल्यू ऐसी है कि ये इस वाले इक्वेशन को C के बराबर कर देता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, ये जो हमारा कैपिटल है, ये हमारा जो हमने जो कैपिटल असेट खरीदा हुआ है उसकी कॉस्ट है, और ये पूरा पर ईयर उसका रिटर्न बता रहा है। इसको अभी हम एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसे हमें जानने की आवश्यकता इसलिए है कि इसी के आधार पे हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे कि कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। पूंजी साधन की पूर्ति कीमत C है, पूंजी साधन से प्रत्याशित आय R, शुद्ध प्रत्याशित आय R माइनस C। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या हो गया आपका, R माइनस C अपॉन C। फिर ये हो जाएगा, हमने R को भी C से डिवाइड कर दिया और C को भी C से डिवाइड कर दिया, ये आपका कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। फिर 1 को हम उस साइड लेके जाएंगे, फिर C से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका C इस साइड आ जाएगा। फिर C बराबर आपका क्या हो जाएगा, R+1। यदि ये तो क्या हुआ, आपके एक वर्ष में आपका क्या रिटर्न आ रहा है। इसी प्रकार से अगर ये n वर्ष तक चल रहा है, 2 वर्ष तक चलेगा तो क्या हो जाएगा, C बराबर R, ये पहले वर्ष का मान लेते हैं, R+R1 हो गया। फिर दूसरे वर्ष में R2 रिटर्न दे रहा है, R+1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से n वर्ष अगर चलेगा तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका C इक्वल टू R1 प्लस 1 प्लस R प्लस R2 अपॉन 1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 अपॉन 1 प्लस R3 का क्यूब। इसी प्रकार आप जोड़ेंगे Rn प्लस 1 प्लस R बाई n। यानी ये जो R की वैल्यू है, ये R की वैल्यू ऐसी होगी जो इस राइट हैंड साइड को C के बराबर ला देगी। C मतलब जो प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट है उसके बराबर कर देगी। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कीन्स क्या कहते हैं MAC के बारे में। कीन्स का कहना है कि MAC कटौती की वह दर है जो किसी पूंजीगत साधन के संपूर्ण जीवन काल की वार्षिक प्रत्याशित आयों के वर्तमान मूल्य को उस मूल्य की पूर्ति कीमत के बराबर कर देता है। तो देखिए, ये जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था ये वाला, ये इसी फार्मूले को परिभाषा के रूप में कीन्स ने लिखा हुआ है कि R की वैल्यू वह है जो विभिन्न वर्षों में मिलने वाले प्रतिफल को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर देता है। आप इसको एक बार फिर से देखिएगा और इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। ये कीन्स की परिभाषा है। कटौती मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट या बट्टे की दर। मान लेते हैं कि कोई पूंजीगत साधन की पूर्ति कीमत C है, मतलब 100 रुपया है। अब इससे एक साल में कितना इनकम मिल रहा है, 125 रुपया मिल रहा है। तो आप जान रहे हैं कि C इक्वल टू ये एक साल में जो इनकम मिल रहा है वो ये हो गया आपका R प्लस R बाई 1। तो ये R कितना है, यानी R एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूंजी परिसंपत्ति की इस रिटर्न को इस पूंजी परिसंपत्ति की कीमत के बराबर ला देगा। जैसे C बराबर हमारा क्या है, 100 है, ये 125 है। तो ये जो R की वैल्यू है ये इस राइट हैंड साइड को 100 के बराबर ला देगा।
अब देखिए, तो ये R+1 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा और 100 नीचे चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 1.25 आ जाएगा, माइनस ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.25, यानी 25% R की वैल्यू आ रही है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।